Hello future doctors, in this video we are going to discussing about all concept and all formulas from electrochemistry and some numericals which help in our preparation। इस वीडियो में हम ओनली फॉर रिवीजन की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसका सारे जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो दोस्तों, वैसे तो नीट के अंदर 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं, वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिल सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो आपको मैक्सिमम फार्मूलाज और उनके डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला तो डिस्कस करेंगे ही। आप एक पेज लेके बैठ जाइए ताकि आप उसके अंदर फॉर्मूला को नोट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि आप जानते ही हो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसके अंदर हम 4 डेफिनेशन की बात करने वाले हैं जो नीट के अंदर उनसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है रेजिस्टेंस, सेकंड है कंडक्टेंस, थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और फोर्थ है कंडक्टिविटी। चलिए, फर्स्ट होता है रेजिस्टेंस, जिसका आर से डिनोट करते हैं। उसकी यूनिट होती है ओम और उसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, जैसा आप सब जानते ही हो। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। G का फॉर्मूला होता है 1/R। रेजिस्टेंस का इसको उल्टा बोलते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का जो भी इन्वर्स होता है वो G होता है, कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स मोहो, यानी कि ओम का उल्टा, और सीमेंस स्पेसिफिक यूनिट होती है इसकी सीमेंस। आगे की डेफिनेशन की बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जैसा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, तो वहाँ से रो को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो रो का फॉर्मूला आ जाता है RA अपॉन L। यहाँ पे R फॉर रेजिस्टेंस होता है, A फॉर होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, जो भी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उनका क्रॉस सेक्शन का एरिया, और L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन बांधे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। चलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। फोर्थ डेफिनेशन है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा या फिर रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है, वही होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं। K मीन्स होता है कप्पा। कंडक्टिविटी की यूनिट हो रही है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो 4 डेफिनेशन है वो आपके आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करती है, उनको सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को छुपाया जाता है फॉर्मूलाज के अंदर। चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, 2 भारी टॉपिक आते हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। फर्स्ट होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पाई इक्विवेलेंट या लैम्बडा इक्विवेलेंट से शो किया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन मीन्स होता है नॉर्मेलिटी, और इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। चलिए आगे बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस को लैम्बडा एम या पाई एम से शो किया जाता है। लैम्बडा एम इजिकल टू होता है कप्पा इंटू वी या फिर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम मीन्स होता है मोलरिटी, और लैम्बडा एम और लैम्बडा इक्विवेलेंट के अंदर रिलेशन होता है लैम्बडा एम इजिकल टू लैम्बडा इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये जो मोलर कंडक्टेंस होती है इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दिया जाता है कि लैम्बडा इक्विवेलेंट है या फिर लैम्बडा एम है, वहाँ पे आपको ओनली फॉर यूनिट दी जाती है। यूनिट से आपको पहचानना है कि मोलर कंडक्टेंस दे रखी है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन अप्रोच के बारे में बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर के का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, के का वैल्यू हाइड किया जाता है। यहाँ पर वहां पे आपको के नहीं देता है, कप्पा नहीं देता है, वहां पे या तो जी स्टार देता है, उन दोनों को देता है, या फिर रो देता है।
तो आप जानते ही हो कि 1/ρ इजिकल टू कप्पा होता है और जी स्टार होता है कप्पा। जी स्टार यहाँ पे सेल कांस्टेंट होता है और जी तो आपकी कंडक्टेंस है ही। चलिए यहाँ पे मैं इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखिए। मैंने आपको क्वेश्चन अप्रोच भी बता दी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको पता चल गया है कि कप्पा हाइड किया जाता है और आपको पहचानना कैसे है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, उसकी यूनिट से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए आगे मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जितना ज़्यादा छोटा आयन होता है उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होता है और उसकी उतनी ही कम कंडक्टेंस होती है। यानी कि आपको मोटा मोटी बात ये याद रखनी है कि जितना बड़ा आयन होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, जितना छोटा आयन होगा उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। देखो मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड कंडक्टेंस ऑर्डर इन KCl, NaCl, LiCl और HCl। तो इसका जो कंडक्टेंस ऑर्डर है इसका आंसर निकल के आता है HCl की सबसे ज़्यादा, KCl की, फिर NaCl की, फिर LiCl की। यहाँ पे देखो दोस्तों HCl एक एब्सेशन केस है क्योंकि हाइड्रोजन का बबल वोल्टेज होता है इसलिए इसका कंडक्टेंस प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम आगे KCl, NaCl और LiCl की बात करें तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर सोडियम का होता है, फिर लिथियम का होता है। यानी कि लिथियम सबसे छोटा है यहाँ पे और पोटेशियम सबसे बड़ा है। HCl को आगे इसलिए रख दिया है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। नीट के अंदर एक पहले पूछा गया क्वेश्चन है जिसके अंदर HCl एक एक्सेप्शन केस है और इसका ऑर्डर आता है ये। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है और ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि जितना बड़ा आयन होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। चलिए आगे मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो क्वेश्चन नीट में अभी आया नहीं है, लेकिन आ गया तो फिर बच्चे पता नहीं लगा पाएंगे कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। क्वेश्चन ये जो टॉपिक है वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना। बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा पानी मिला दिया है, तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए देखो एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं डिबाई हकल ओंसेगर इक्वेशन, ऐसा कुछ नाम है इसका। इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, लेमडा एम इजिकल टू लेमडा एम नोट माइनस बी रूट सी। यहाँ पे जो बी है वो होता है डिबाई कांस्टेंट, पाई एम या फिर लेमडा एम होता है सी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और लेमडा एम नोट होता है इनफाइनाइट कंडक्शन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, सी होता है इसकी कंसंट्रेशन। तो इसके सारे पॉइंट ये ध्यान रखिएगा और ये जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान रखिएगा। ये डिबाई हकल ओंसेगर इक्वेशन होती है लेमडा एम इजिकल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी। आपको क्या होगा कि डिबाई कांस्टेंट की वैल्यू देगा क्वेश्चन के अंदर, तब आप समझ जाना कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। फिर वहाँ पे आपको सी कोई कंसंट्रेशन दे देगा और लेमडा एम नोट की वैल्यू दे देगा, फिर आपको लेमडा एम फाइंड करना होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। चलिए यहाँ पे इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ का क्या राज है? इस ग्राफ का राज है कि ये ग्राफ प्लॉट किया गया है कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl का ग्राफ बताया है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के CH3COOH का ग्राफ बताया है। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का देख सकते हो। नीट के अंदर डायरेक्ट ये ग्राफ पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं कोलराउस के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लो की। चलिए ये रूल क्या बोलता है? इस रूल से हम जो भी कैथोड और एनोड के आयंस होते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे पहला फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं लेमडा इक्विवेलेंट इजिकल टू लेमडा कैथोड का कंडक्टिविटी प्लस लेमडा एनोड का कंडक्टिविटी। चलिए यहाँ पे कैथोड की कंडक्टिविटी और एनोड की कंडक्टिविटी को अगर आप जोड़ दोगे तो फिर जो भी टोटल इनफाइनाइट पे कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे ये कुछ डेरिवेशन है, वो क्या है, जैसे कि आप एक इक्वेशन मान लीजिए ए एक्स बी वाई इक्वेशन मान लीजिए, ये ए एक्स बी वाई कंपाउंड है, वो एक्स ए वाई प्लस और वाई बी एक्स में टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेमडा इक्विवेलेंट अगर दे रखा है और यहाँ पे लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो फिर इस मोलर कंडक्टिविटी को आपको लेमडा इक्विवेलेंट में चेंज करना होगा, क्योंकि इधर लेमडा इक्विवेलेंट दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि जो भी उस पे आयन है, जो भी चार्ज है, उससे उसको डिवाइड कर दोगे, जिससे ये जो सारे हैं, ये जो सारे लेमडा इक्विवेलेंट दे रखा है, वो लेमडा मोलर कंडक्टिविटी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चेंज हो जाएगी। तो सबको एक समान रखने के लिए यहाँ पे चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए, अगर आपको ओनली फॉर कैथोड की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, एनोड की भी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो उसका जो भी चार्ज है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी आपकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोल रहा है और मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कैथोड और एनोड की, तो फिर आप जानते ही हो, फिर आपको चार्ज से डिवाइड कर देना है। चलिए, कोलराउस लॉ के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस के लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के को शो करते हैं अल्फा से। अल्फा की वैल्यू होती है पाई इक्विवेलेंट अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पाई इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर आप लेमडा एम के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, या फिर ये लेमडा इक्विवेलेंट। यहाँ पे लेमडा और पाई कुछ भी बोला, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए मैं मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, वो बस प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसके लिए, जिसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो फिर उसका के ए और के बी फाइंड आउट किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलिए, आगे हम अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। यहाँ पे देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि जिसमें एक एनोड होता है, जिसमें एक कैथोड होता है। यहाँ पे हमने जेड जिंक को एनोड मान रखा है और कॉपर को कैथोड मान रखा है। जिंक है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में घुला हुआ है, और कॉपर है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में घुला हुआ है। यहाँ पे एक जिंक की रोड डुबाई हुई है और यहाँ पे एक कॉपर की रोड डुबाई हुई है। जिंक की रोड, कॉपर की रोड, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इनको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर वायर से पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए एक सॉल्ट ब्रिज भी बना दिया है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज। तो ये होता है गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मोस्टली एनोड, कैथोड और एक सॉल्ट ब्रिज होता है, जिससे इसका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एनोड पे रिएक्शन क्या होती है कि जिंक होता है, जिंक अपने आयनों के अंदर टूटता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है इसको, इस सॉल्यूशन को। तो जिंक इसके अंदर टूटता है, तो जिंक की रोड होती है वो पतली होती जाती है। कैथोड पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जमते हैं, यहाँ सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन आते हैं और रोड पे जमते हैं, तो कैथोड की रोड है वो मोटी होती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जा किधर से रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो जिंक दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, पेन यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और इधर, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जाती है, आई, क्या, धारा, धारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है, ठीक है। तो ये होगी कैथोड और एनोड की रिएक्शन। यहाँ पे टोटल सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन जिंक है वो जिंक +2 में टूट रहा है और कॉपर +2 आयन कॉपर में जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है कि
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनोड और कैथोड के बीच में लगाया जाता है। ये KCl KNO3 NH4NO3 का बना होता है, सर्किट को पूरा करता है और लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को बनने से रोकता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जो सॉल्ट ब्रिज के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो आप देखो कहीं भी सेल होता है उसके आगे जो लिखा है यहाँ पे, उनको एनोड और कैथोड को 2 लाइन से डिवाइड किया जाता है। आगे एनोड लिखा जाता है, पीछे कैथोड लिखा जाता है और बीच में 2 लाइन खींच दी जाती है। एनोड के अंदर भी मेटल या मेटल को आगे लिखा जाता है, फिर मेटल आयन को लिखा जाता है। अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को आगे लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल आयन को लिखा जाता है। कैथोड के अंदर भी मेटल आयन को पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल आयन को। और तो यहाँ पे मैं आपको एक सेल के रिप्रेजेंटेशन का अच्छा खासा एग्जाम्पल बता देता हूँ, बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो जिंक है वो होता है एक एनोड और कॉपर होता है कैथोड। एनोड को देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मेटल को आगे लिखा है, फिर मेटल आयन को लिखा है। और कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट किया है, पहले मेटल आयन लिखा है, फिर मेटल लिखा है। तो ये होता है सेल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको कॉपी के अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा होता है, माइनस। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है। यहाँ पे देखो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन अगर आपको जरूरत किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो आप क्या करोगे, वहां पे नेगेटिव का साइन लगा दोगे। जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें नेगेटिव का साइन लगा दोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SOP और SRP। ये भी 2 टाइप का होता है, स्टैंडर्ड वाला भी 2 टाइप का होता है, बस ये स्टैंडर्ड सिचुएशन पे होता है। SRP की वैल्यू नेगेटिव SOP के इक्वल होती है और SOP की वैल्यू भी नेगेटिव SRP के इक्वल होती है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे E0 Zn+2 का वैल्यू दे रखा है 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए, Zn से Zn+2 जा रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि क्या दे रखा है आपको, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP दे रखा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SOP दे रखा है, मतलब कि SOP का वैल्यू यहाँ पे है 0.76। तो SRP का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव कर दो, SRP -0.76। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। चलिए आगे हम बात करते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। इसके अंदर कंक्लूड करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेटिनम H2 और H+ से। आगे आती है बात, यहाँ पे ये है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे बात आती है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम 2 टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। पहला आता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, Hg2Cl2 KCl से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, AgCl KCl से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर नीट में इसका क्वेश्चन आता है तो बस यही पूछेगा किसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको थ्योरी समझना होता है तब ये आपके इम्पोर्टेंट होता है, बाकी क्वेश्चन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। चलिए आगे हम ECS की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो मैंने ECS के बारे में आपको एक ट्रिक भी बता दी है, और मैंने ECS से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी अपने एक वीडियो में डिस्कस कर दी है। तो मैं यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप वहीं पे वीडियो जाइए और देखिए। चलिए ECS होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर
लेके बारात करना मजे में आना, मंजन कर फेंक दे कोई नहीं सुनता, प्रॉब्लम हमारी नाम की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। यहाँ पे मिनिमम एसआरपी या मैक्सिमम एसओपी या फिर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है लिथियम, और मैक्सिमम एसआरपी, मिनिमम एसओपी या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है फ्लोरीन। चलिए आगे हम बात करते हैं ई नोड सेल फाइंड करना। ई नोड सेल फाइंड करना होता है तो फिर आपका फॉर्मूला होता है एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। आप क्या करिए कि आप कंफ्यूज नहीं होने के लिए एस आर पी का यूज कर रहे हैं। कैथोड की एस आर पी को एनोड की एस आर पी से घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका इनोड सेल निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है सेल का ई नोड सेल फाइंड करो। Zn प्लस 2 एक्वस मीडियम और कॉपर प्लस 2 कॉपर ये दे रखा है, जिसके अंदर Zn का ई नोड दे रखा है -0.76 वोल्ट और कॉपर का दे रखा है -0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे आप पहले चेक करिए, आपको आंसर जो भी है वो ब्लू पेन से दे रखा है। फर्स्ट आपको चेक करना है एसआरपी दे रखा है या एसओपी दे रखा है, वो आप चेक करोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उसको देख के। फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां पे देखिए Zn प्लस 2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन अंक है वो कम हो रहा है, +2 से 0 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है एसआरपी। सेकंड के अंदर देखिए कॉपर है, वो कॉपर +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स यहाँ पे इसका दिया गया है एसओपी को पहले आप एसआरबी में कन्वर्ट कीजिए। एसआरबी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, बस चिन्ह चेंज कर देना है। -0.34 का चिन्ह चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, +0.34। अब आपको क्या करना है कि ई नोड सेल फाइंड आउट करना है, तो इसमें से कैथोड का जो भी एसआरपी है उसको एनोड के एसआरपी से घटा दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आता है 0.34 माइनस 0.76। फाइनल आंसर आता है 1.1 वोल्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा यहाँ पे साइन का ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एसआरपी दे रखा है या एसआरपी और एसओपी को ध्यान रखने के लिए आपको देखना होगा ऑक्सीडेशन दे रखा है या रिडक्शन। तो मैं इस क्वेश्चन के जरिए यही कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, बस आपको लॉजिकली बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इसको अप्रोच करना है। चलिए आगे हम नर्न्स इक्वेशन पे आ गए हैं। इस जो भी चैप्टर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नर्न्स इक्वेशन, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। चलिए अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो ई नोट की बात कर रहे थे। ई नोट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारे काम का है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही बोलते हैं सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो इस सेल का ईएमएफ या फिर ई ओनली फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए नर्स ने इक्वेशन दी थी E इजिकल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिडक्टेंट। ये इसकी यूनिवर्सल इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम बहुत ही सारे डेरिवेशन करेंगे और इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब इलेक्ट्रोड पे आप जानते हो कि क्या रिएक्शन हो रही है, ये वाली, मान लीजिए ये वाली रिएक्शन हो रही है, कोई मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और अपने न्यूट्रल फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट अपॉन आप करोगे रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये होता है मास, ये कंपाउंड मास होता है जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। लोग को आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज मैं अभी बताऊंगा आपको। तो फाइनली क्या होगा कि आपने बस अपनी सिंपल इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, क्या लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल इजिकल टू ई नोट आर पी प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया है, क्यों आया था, इसको उल्टा कर दिया था इसलिए।
0.0591 अपॉन n log m प्लस n। यहाँ पे m प्लस n होता है मेटल आयन की कंसंट्रेशन। चलिए, तो ये फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूले का राज क्या है, इससे हम क्या करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। दो ग्राफ के अंदर हम फर्स्ट ग्राफ में लोग मेटल आयन की कंसंट्रेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में स्लोप बनाएंगे, तो वो आती है सीधी सी ये स्लोप। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ऐसे आता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो गिर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, एनोड और कैथोड दिए जाएंगे अपन को तो सेल में, तो फिर नर्न्स इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग एनोड अपॉन लोग कैथोड, ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आप लिख लीजिए और नर्न्स की ये वाली इक्वेशन भी आप लिख लीजिए। ये वाली इक्वेशन अपने इन ग्राफ के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं नर्न्स इक्वेशन की और आगे अदर फॉर्म्स के बारे में। अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है तो आपकी नर्न्स इक्वेशन निकल के आती है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ही अक्सर सेल का ईएमएफ बोला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे ईआरपी लिखने का मतलब होता है अपने आप में ईएमएफ, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आता है माइनस 0.0591 pH। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के सालों में इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, क्योंकि ये आपके आयनिक वाले चैप्टर से भी रिलेट कर रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन ERP इज इक्वल टू माइनस 0.0591 pH। चलिए, अगर आपको Kc फाइंड करना है, देखो इक्विलिब्रियम में भी घुस गए हैं, इक्विलिब्रियम में भी घुस गए हैं। अगर आपको ई नोट सेल फाइंड आउट करना है देन 0.0591 अपॉन n log Kc, ठीक है। चलिए, आगे एक में गिव्स एनर्जी और Kc और इस ई नोट सेल के बीच में एक रिलेशन बताने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं वॉन हॉफ इक्वेशन। ये होती है वॉन हॉफ इक्वेशन। NF ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट होती है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे गिव्स एनर्जी, या फिर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। जहाँ पे भी नोट आ गया वहाँ पे मीन्स होता है स्टैंडर्ड। और 2.303 RT log Kc, Kc होता है, क्या होता है Kc आप जानते ही हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और NF ई नोट सेल। चलिए, आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बेसिस एक क्वेश्चन है, फॉर विच pH ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी माइनस 0.188 वोल्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि HCl की कौन सी pH के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो वैल्यू होगा वो माइनस 0.188 वोल्ट होगा। तो अपन ने ERP को इक्वल कर दिया माइनस 0.0591 इंटू pH। माइनस से माइनस कट हो गया है और pH निकल के आई 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 2017 में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट EMF ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का EMF फाइंड आउट करना है। आपको सेल दे रखा है क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3, ये वाला हो गया एनोड, ये होता है कैथोड, और ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो आपने देखा अच्छे से, यहाँ पे देखो क्रोमियम 0 से +3 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे Fe+2 से Fe में जा रहा है। तो ये क्या दे रखा था, SOP दे रखा था। तो देखो हमने यहाँ पे SRP में कन्वर्ट करने के लिए पहले से ही नेगेटिव का साइन ले लिया है, ठीक है।
यहाँ पे Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, 2 से 0 में जा रहा है, यानी कि SRP दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे कैथोड के SRP में से एनोड के SRP घटा दो और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ये 0.30 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला है, यहाँ पे अपन ने ई नोट निकाला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ने ई नोट निकाला है, लेकिन अपन को निकालना क्या है, सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो आगे थोड़ा सा प्रोसीजर और करना पड़ेगा आपको, नन्स इक्वेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो था वैल्यू वो निकल के आया था ई नोट का। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591/6। 6 कहाँ से आया, 6 होता है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पे एन का वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालोगे। 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe+2 0.1 कंसनट्रेशन वाला चेंज हो रहा था, 2 क्रोमियम प्लस 3। तो देखो 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, तो एन की वैल्यू हो गई 6। फिर हो गई लोग क्रोमियम प्लस 3 की कंसनट्रेशन और Fe+2 की कंसनट्रेशन विथ इसके स्क्वायर और क्यूब। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0.30 माइनस 0.01 लोग 0.01 इंटू 0.01/0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और फाइनल निकल के आता है 0.31 वोल्ट। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपको 0.30 वोल्ट भी आंसर मिलता है और 0.31 वोल्ट भी आंसर मिलता है, लेकिन आपको आंसर राइट आंसर कौन सा है, 0.31 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान रखना था आपको। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है, यानी कि देखो ध्यान रखिए, आप नन्स इक्वेशन भी अप्लाई करनी है यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई नोट सेल नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालना है तो फिर आपको नन्स इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे ई नोट सेल भी निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कैथोड माइनस एनोड वाला, और ई सेल निकालने के लिए आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। इनका वैल्यू मैंने कैसे निकाला वो देख लेना, बाकी सब यहाँ पे गणित ही है। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो अभी काफ़ी प्रचलन में चल रहा है और क्वेश्चन पूछा जाता है, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल AU प्लस से AU का दे रखा है 1.69 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से AU+3 से AU का दे रखा है 1.40 वोल्ट। AU+3 से AU प्लस का दे रखा है, दे नहीं रखा, वो निकालना है। चलिए, तो गिवन क्या क्या है उसकी इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देने पे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने पे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने पे निकालना था, इन 2 का दे रखा था। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से घटाऊं तो इसका आंसर आ सकता है, लेकिन कौन सी घटाऊंगा, उसकी गिब्स एनर्जी की इक्वेशन घटाऊंगा। तो मैंने तीनों की गिब्स एनर्जी की इक्वेशन लिखी। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, NFE सेल। चलिए, यहाँ पे गिब्स एनर्जी की इक्वेशन लिखी। फर्स्ट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ था, सेकंड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ था और थर्ड के लिए 2 का ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ई इनका दे रखा था, इनका दे रखा था, ये वाला निकालना है। तो तीनों की मैंने गिब्स एनर्जी की इक्वेशन लिखी और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से घटाया तो थर्ड इक्वेशन आ गई, और इसको मैंने देखो यहाँ पे सॉल्व किया है और इसका आंसर आ गया 1.25 वोल्ट। यहाँ पे देखो यार, सॉल्यूशन आप खुद देख लिया करो यार, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। मैं तो क्या है, बस गणित बता सकता हूँ, तो सॉल्यूशन आपको देखना ही है। हाँ, तो चलिए अब इसका एक फाइनल टॉपिक हम बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है कि एक ही एलिमेंट, एक ही धातु या फिर एक ही मेटल का बना होता है, कैथोड और एनोड, लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन पे होता है। यहाँ पे देखिए, एक ही मेटल है M, एक ही मेटल है M, उसी का एनोड बना है, उसी का कैथोड बना है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, बस कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसलिए सेल रिएक्शन ई सेल निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/n log C1/C2। वही कर रहे हैं हम, नन्स इक्वेशन में क्या कर रहे थे, एनोड बटा कैथोड कर रहे थे ना,
तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। ये जो ई नोट सेल है वो आप पता ही है कैथोड माइनस एनोड से निकाल के लाओगे, ठीक है, जो भी दे रखा होगा, और ई सेल इस इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन ऐसे ही देता है, क्वेश्चन के अंदर बस ई नोट सेल होता है, वो पहले फाइंड आउट करना होता है, फिर आपको ई सेल फाइंड आउट करना होता है। ई सेल फाइंड आउट करने के लिए ये होता है C1 C2 का वैल्यू दे रखा होता है। इसके और भी फॉर्म आप देख सकते हो। अगर ई नोट सेल का वैल्यू अगर 0 है तो ई सेल निकल के आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1। अगर आपको प्रेशर भी दे रखा है कोई क्वेश्चन में तो आपको घबराना नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे एन ही आएगा, एन log C1 स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C2 स्क्वायर अपॉन P1। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो अगर आपको कंसंट्रेशन सेल का कोई क्वेश्चन दिया है और वहाँ पे प्रेशर भी दिए गया है तो। आई होप आप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका एक इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक इस टॉपिक से बचा है जो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई थिंक अब सारे जो भी है पेपर हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ शुरू से। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4 डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस इन फॉर्मूलाज का फ़ायदा होता है हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं तब। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था एक डिबाई हक्कल-ऑन्सेगर का इक्वेशन। फिर मैंने आपको कोल्डहाउस लॉ बताया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का, इसका एक एप्लीकेशन बता दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का। फिर मैंने गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया है आपके साथ, गैल्वेनिक सेल के सॉल्ट ब्रिज को डिस्कस किया। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, फिर हमने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। आप समझ गए ना ई नोट और ई सेल, ईएमएफ और ई नोट में फ़र्क होता है। चलिए, फिर मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात की थी, फिर ईसीएस की बात की। ईसीएस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मैंने एक और वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ट्रिकी वीडियो था वो, तो वो भी इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर ई नोट सेल कैसे निकालना था वो हमने बात कर ली, एक दो क्वेश्चन देख लिए, नर्न्स इक्वेशन देख ली। नर्न्स इक्वेशन के बाद हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे देख लिए, और कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, और डेल्टा जी ये जो गिव्स एनर्जी वाला है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लिया, और फाइनल था कंसंट्रेशन सेल, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात मैं आपको अगले वीडियो में कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। नीट एक्सप्लोर को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।